दिल्ली के कनॉट प्लेस में शंकर मार्केट में 4 बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के समय पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पकड़े गए तीनों बदमाश चेन स्नैचर हैं, जिनकी पुलिस को तलाश थी। पुलिस को बदमाशों के कनॉट प्लेस में होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उनको घेराबंदी कर पकड़ लिया गया। तो पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। कई वारदातों में ये शामिल थे और इन तीनों की गिरफ्तारी के साथ ही कई वारदातें भी सुलझी हैं। आनंद हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। आनंद, जिन 3 बदमाशों की गिरफ्तारी हुई है, किन किन मामलों में वांछित थे? ये देखिए, हाल में राजधानी दिल्ली में कई ताबड़तोड़ जो स्नैचिंग की वारदातें हुई थी, उसमें तमाम जो 4 बदमाश वो शामिल थे, जिसमें से 3 बदमाशों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सलीम और जो इस्माइल है, इनको गोली लगी है पैर में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और एक साउंड नाम का एक बदमाश है, उसे पुलिस ने पकड़ लिया है। फुकरान नाम का एक बदमाश मौके से फरार हो गया है। एक कार और एक बाइक पर ये जो 4 बदमाश है सवार होकर हथियार के बल पर ये एक बड़ी वारदात को अंजाम करने के लिए कनॉट प्लेस में घुसे थे। उसी दौरान सुबह 5:30 बजे जो नई दिल्ली पुलिस है उसके अफसरों ने एक इनकाउंटर किया और उसके बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इनके पास से देसी कट्टे और जो कारतूस है उन्हें बरामद कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं, हाल में एयरफोर्स के एक बड़े अधिकारी के साथ कनॉट प्लेस में मॉर्निंग वॉक के समय स्नैचिंग की वारदात हुई थी, उसे भी पुलिस ने सुलझा लिया इनकी गिरफ्तारी से। इसके अलावा 24x7 में एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया था और राजधानी दिल्ली में कई स्नैचिंग की वारदातों को ये अर्ली मॉर्निंग अंजाम देते थे, जिनका खुलासा पुलिस ने किया है। जी आनंद, शुक्रिया आपका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बल ने अंसार गजवतुल हिंद का चीफ हमीद ललहारी को मार गिराया है। हमीद ललहारी के साथ ही जुनैद और अदनान नाम के आतंकी भी मारे गए हैं, जिनके पास से सुरक्षा बल को बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। तो पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हुए हैं, सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। और इसमें अंसार गजवतुल हिंद का चीफ हमीद ललहारी भी मारा गया है। रिफत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। रिफत, हमीद ललहारी समेत 2 आतंकवादियों का मारा जाना कितनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए? देखिए, मैं आपको बता दूं, कुल मिला के 3 जो है मिलिटेंट मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। और ये कल शाम को घेराबंदी की थी आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने। शायद स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को मिली थी कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हुए हैं। और अभी जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि 3 जो मिलिटेंट मारे गए उनमें से एक कमांडर भी है, जिसने जो है अंसार गजवतुल हिंद का चार्ज लिया था जब जाकिर मूसा मारा गया था। तो ये कहा जा सकता है कि अब साउथ कश्मीर में एनकाउंटर्स फिर से होने लगे हैं। जिस तरीके से पोस्ट पेड मोबाइल फोन सर्विस शुरू की गई है, और हाल ही में आर्मी ने भी बताया कि तकरीबन 300 के करीब जो है मिलिटेंट सक्रिय हैं कश्मीर में। और लॉन्च पैड्स पे लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भी तकरीबन 500 के करीब मिलिटेंट्स जो हैं वो यहाँ आना चाहते हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अक्सर सीज फायर वायलेशंस भी हो रही हैं और मिलिटेंट जो है उस पार से भी यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार ये कहा जा सकता है कि अब साउथ कश्मीर में कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन का सिलसिला 5 अगस्त पहले जारी रहता था। इस तरह के ऑपरेशंस अब फिर से शुरू होने लगे हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी मिल रही है कि 2-3 एरियाज में जो है इस वक्त भी सर्च एंड कॉर्डन जो है चल रहे हैं और मिलिटेंटों की तलाश की जा रही है। और ये तीसरा एनकाउंटर है साउथ कश्मीर में 5 अगस्त के बाद, और अभी तक 8 कामयाबी मिली है और 3 आतंकवादी मारे गए हैं। शुक्रिया रिफत आपका। जयपुर में बीएसपी दफ्तर के बाहर यूपी से पहुंचे पार्टी के एक नेता के साथ वहां मौजूद कुछ लोगों ने बदसलूकी कर दी, जिस पर बीएसपी प्रमुख मायावती भड़क गई, क्योंकि बीएसपी नेता रामजी गौतम के मुंह पर लोगों ने सिर्फ कालिक ही नहीं पोती, बल्कि उनके गले में जूतों की माला पहनाकर उन्हें गधे पर भी बैठाया। हाथों में बीएसपी के झंडे लेकर हंगामा कर रहे लोगों ने रामजी गौतम पर पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। बीएसपी नेता रामजी गौतम ने अपने साथ हुई इस बदसलूकी को राजस्थान में पार्टी को कमजोर करने की साजिश बताया। वहीं मायावती ने एक ट्वीट के जरिए इस बदसलूकी के लिए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और उस पर राजस्थान में बीएसपी के नेताओं को निशाना बनाने का आरोप लगा दिया। हालांकि कांग्रेस ने इसे बीएसपी का अंदरूनी मामला बताया और पुलिस जांच में सच्चाई सामने आने का भरोसा दिया। इससे ये भी पता चला है कि उनके भीतर खुद अंतर्कलह व्याप्त था, जिसका परिणाम ये निकला कि खुद के लोगों ने अपने लोगों को प्रताड़ित किया। हिंदू महासभा के पूर्व नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपियों को गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। 18 अक्टूबर को इस हत्याकांड के बाद से पुलिस को इन दोनों आरोपियों की तलाश थी।
जिसके बाद गुजरात एटीएस और यूपी पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में शेख अशफाक हुसैन और मोइनुद्दीन नाम के दोनों मुख्य आरोपियों को गुजरात राजस्थान बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। सूरत के रहने वाले इन दोनों आरोपियों की तलाश पुलिस को पिछले 5 दिनों से थी। गुजरात एटीएस ने दोनों मुख्य आरोपियों के गुनाह कबूल करने का दावा किया। दोनों आरोपी कमलेश तिवारी मर्डर केस के वांटेड एक्यूज थे और यह अभी गुजरात एंटर करने वाले थे। गुजरात एटीएस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों इस काम में लगी हुई थी और ये दोनों आरोपी सूरत के रहने वाले थे। बताया गया कि कमलेश तिवारी की हत्या के बाद से ये दोनों आरोपी पुलिस को चकमा देकर अपने ठिकाने बदल रहे थे। जब से हत्या हुई है 18 तारीख से, तब से हमारी टीम जो है उन लोगों के पीछे पड़ी हुई थी। हमें कई ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिनके आधार पर हम उनका पीछा कर रहे थे। कमलेश तिवारी की हत्या के इन दोनों मुख्य आरोपियों की मदद करने में बरेली के एक नामी वकील का नाम भी सामने आ रहा है, जिसकी जाँच अभी जारी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पाकिस्तान की ओर से दागे गए 3 जिंदा बमों को सेना ने नष्ट कर दिया। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पिछले कई दिनों से सीमा पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलाबारी की जा रही, जिनमें 3 बम पुंछ जिले के करमारा गांव में भी गिरे, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद भी ये बम फटे नहीं। बाद में सेना के जवानों ने तीनों बमों को रिहायशी इलाके से दूर ले जाकर नष्ट कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तान की तरफ से दागे गए तीनों बम गिरने के बाद जमीन के अंदर धंस गए थे, जिन्हें सेना के जवानों ने कड़ी मेहनत के बाद बाहर निकाला। इस दौरान जवानों ने बम से बचाने वाला सूट तक नहीं पहन रखा। एक जवान तो एक बड़े गड्ढे में बैठकर एक बम के आसपास की मिट्टी हटाता भी दिखाई दिया। बाद में रस्सी की मदद से तीनों बमों को गड्ढों से बाहर निकाला गया। इसके बाद सेना के जवान बमों को गांव से दूर ले गए और फिर उन्हें नष्ट कर दिया। अपनी इंडियन आर्मी का बहुत शुक्रगुजार हैं जिनने हमारा ये आके मदद किया। मुंबई के चैंबूर इलाके में एक आदमी की अंतिम यात्रा के समय जमकर हंगामा हुआ, जिसमें 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोप है कि आदमी की 4 महीनों से लापता बेटी को तलाशने के लिए पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे परेशान होकर आदमी ने आत्महत्या कर ली। जिसके बाद अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोगों ने सड़क जैम कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जैम खुलवाने की कोशिश कर रहे पुलिस वालों पर भी हमला कर दिया। लोगों की भीड़ 2 पुलिस वालों को वहां से खदेड़ने लगी, जबकि कई लोग पुलिस पर डिब्बे और टीन के कंटेनर भी फेंक रहे थे। विरोध प्रदर्शन में कई नाबालिग भी शामिल थे। इस बीच कुछ लड़के एक बस स्टॉप पर लगे पोस्टरों को फाड़ रहे थे, जबकि कुछ लड़कों ने डिवाइडर पर लगे एक खंबे को गिरा दिया। काफी देर तक चले हंगामे की वजह से सड़क पर लंबा जैम लग गया। हालांकि बाद में पुलिस की कई टीमें वहां पहुंची और उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़कर जैम खुलवाया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सड़कों को यूरोप की सड़कों जैसी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली की उन सभी सड़कों को यूरोप की तरह डिजाइन करके फिर से बनवाया जाएगा जिनकी देखभाल का जिम्मा पीडब्ल्यूडी के पास है। बताया गया कि इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली की 9 सड़कों को चुना गया है, जिन्हें 1 साल में नई शक्ल देने की तैयारी है। सड़कों को नए तरीके से बनाने के दौरान वहां 10 फीट चौड़े फुटपाथ बनाए जाएंगे और उन पर पेड़ों के लिए भी जगह छोड़ी जाएगी। सड़कों पर ई-रिक्शा, ऑटो और साइकिल चलाने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से रास्ता बनाया जाएगा। इनके अलावा सड़कों के किनारे बने नालों को भी फिर से डिजाइन किया जाएगा ताकि बारिश का पानी सड़कों पर न भरे। दिल्ली सरकार का मानना है कि सड़कों में होने वाले इन बदलावों के बाद ट्रैफिक जैम के साथ हादसों में भी कमी आएगी। 1 साल के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी सड़कों को रीडिज़ाइन किया जाएगा और इसके बाद ये सड़कें बेहद खूबसूरत होंगी, जैसे आप यूरोपियन कंट्रीज़ में सड़कों को देखते हैं। इससे ट्रैफिक की प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी। पंजाब के बरनाला में पराली यानी फसल काटने के बाद खेतों में बचे ठूठों को जलाकर किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। खेतों में पराली जलाने पर सरकार की सख्ती से किसान खफा हैं, जिसके विरोध में इलाके के किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच किसानों ने सख्त लहजे में अमरिंदर सरकार को धमकी दी भी जे कोई अधिकारी इत्थे पिंडां 'च वड़ गया, असीं खास तौर ते जथेबंदी ਵੱਲੋਂ ਇਹ मैसेज देना चाहुंदे आ भी आए हुए अधिकारियों ਨੂੰ बंदी बनावांगे, किसी ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ नहीं जिन्ना चिर अग नहीं लगदी। खेतों में पराली न जलाने के आदेश से खफा किसानों ने सरकार से मदद की अपील की और पराली जलाने के पीछे की वजह भी बताई। ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿੱਟੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਟ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਂਭੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚੱਕ ਕੇ। बताया गया कि प्रशासन की ओर से बरनाला में करीब 8000 अधिकारियों को खेतों में पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके खिलाफ किसानों का विरोध तेज हो गया है।
पीएमसी बैंक घोटाला मामले में एक और महिला की मौत हो गई। ये महिला महाराष्ट्र के सोलापुर की रहने वाली थी, जिनकी बेटी दामाद के करीब 2 करोड़ रुपए पीएमसी बैंक में फंसे। बताया जा रहा है कि महिला इस बात से काफी तनाव में थी, जिसके बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। इसके विरोध में पीएमसी बैंक के ग्राहकों ने मुंबई के आजाद मैदान में प्रदर्शन किया। लोगों ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में ग्राहकों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने पीएमसी बैंक के ग्राहकों की मौत के लिए भी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस प्रदर्शन में महाराष्ट्र के कई शहरों से लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। इस वक्त हम मुंबई के आजाद मैदान में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में पीएमसी बैंक के खाताधारक जो है वो यहां पर तीव्र आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंक ग्राहकों के धरने को खत्म करवाने के लिए वहां भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। लोग धरना खत्म करने के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें जबरन गाड़ियों में भर दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस के नेताओं ने भी नाराजगी जताई, जो प्रदर्शन के समर्थन में वहां इकट्ठा हुए। सरकार गूंगी अंधी बहरी हो गई है। ये लोग इतना ही मांग रहे हैं कि हमको रिवाइवल पैकेज चाहिए। लोग इस मामले में सरकार के रवैये से भी काफी नाखुश हैं। उनकी बस यही मांग है कि जो रकम जिंदगी भर जोड़कर उन्होंने बैंक में जमा कराई, वो रकम किसी भी तरह उनको वापस दे दी जाए। हमारा भरोसा, हमारा सपना पूरा टूट गया, तो जीने से फायदा मरना अच्छा है। वो तो 15 लाख हम लोग को बोल रहे थे कि लोगों को मिलेंगे, बट हमारे जो पैसे खुद की कमाई वाइट मनी जो है वो भी हमारी हमसे जीती गई। पीएमसी बैंक घोटाला मामला इतना बड़ा हो चुका है कि इसमें अब तक 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेकिन मुंबई पुलिस का यही कहना है कि वो जांच कर रही और इससे बैंक ग्राहकों में नाराजगी है। हालांकि इस नाराजगी के बीच कुछ ग्राहकों ने आरबीआई के अधिकारियों से मुलाकात की। ये मुलाकात काफी लंबी चली, जिसमें आरबीआई की तरफ से कहा गया कि पीएमसी बैंक में ग्राहकों के जो पैसे फंसे हैं वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। आरबीआई ने पीएमसी बैंक के ग्राहकों को पहली बार उनका पैसा पूरी तरह सुरक्षित होने का आश्वासन दिया। बैंक ग्राहकों के मुताबिक आरबीआई ने मामले में जरूरी कदम उठाने के लिए 25 अक्टूबर तक का वक्त मांगा है, जिस पर लोगों ने सहमति जताते हुए आरबीआई के खिलाफ जारी आंदोलन कुछ दिन रोकने का ऐलान किया। हालांकि बैंक ग्राहकों का कहना है कि आरबीआई ने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया तो वो फिर से प्रदर्शन करेंगे। राजस्थान के कोटा में पंजाबी गायक गुरु रंधावा के शो के समय जमकर हंगामा हुआ। गुरु रंधावा को नगर निगम की तरफ से शो करने के लिए बुलाया गया था, जहां उम्मीद से अधिक लोग पहुंच गए, जिसके बाद हालात बेकाबू हो गए और पुलिस को लोगों पर लाठियां बरसानी पड़ी। गुरु रंधावा की तस्वीरें लेने के लिए लोगों की भीड़ मंच के पास पहुंच गई और हंगामा करने लगी, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल इस्तेमाल किया, जिसकी चपेट में कई महिलाएं भी आ गई। हालांकि शो शुरू होने से पहले हालात सामान्य थे और लोग रंधावा के गानों पर झूम रहे थे। लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ती गई और पूरा मैदान खचाखच भर गया। हंगामे की वजह से शो को कई बार बीच में रोकना पड़ा, जबकि एक जगह तो पुलिस वाले रंधावा से माइक लेकर लोगों से शांत होने की अपील करने लगे, मगर पुलिस की अपील का कोई असर नहीं हुआ और कई लोगों ने शो के समय कुर्सियों को हाथों में उठा लिया, जिसके बाद पुलिस ने गुरु रंधावा का शो बंद करवा दिया। असम में 2021 के बाद उन लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जिनके 2 से ज्यादा बच्चे होंगे। यही नहीं, अगर नौकरी मिलने के बाद भी 2 से ज्यादा बच्चे हुए तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये फैसला बीजेपी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में लिया। हमारा कैबिनेट ने सिद्धांत लिया है 2 बच्चा जो 2 साल नॉर्म्स है, ये जो लोग नहीं मान रहे वो लोग सरकारी नौकरी में अप्लाई नहीं कर सकेगा। गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व पर अमृतसर में एक कार्यक्रम शुरू हुआ, जिसमें विदेश से आए एक दल ने भी हिस्सा लिया और स्वर्ण मंदिर में दर्शन किया। महेंद्र सिंह धोनी रांची में तीसरा टेस्ट मैच देखने पहुंचे, जहां उन्होंने टीम की जीत के बाद स्पिनर शाहबाज नदीम से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। शाहबाज ने यहां अपना पहला टेस्ट मैच खेला, जिसमें उन्होंने कुल 4 विकेट लिए। शाहबाज बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। फिल्म उजड़ा चमन का नया गाना जारी कर दिया गया। यह फिल्म अगले महीने 8 नवंबर को रिलीज होगी, जिसमें सनी सिंह और मानवी गागरू काम कर रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के कांकेर में एक भालू जंगल से निकलकर रिहायशी इलाके में घुस आया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। भालू को रिहायशी इलाके में देखकर लोग दहशत में आ गए। लोगों की खबर देने के बाद वन विभाग की टीम ने भालू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन भालू ने सड़क पर दौड़ लगा दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर भालू को बेहोश किया और रिहायशी इलाके से निकालकर उसे जंगल में छोड़ दिया। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों पर बैन लगने के बाद महंगे ग्रीन पटाखों से दिल्ली में दिवाली फीकी होती दिखाई दे रही है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ऐसे पटाखे बेचने और जलाने पर पाबंदी लगा दी थी जिनसे प्रदूषण ज्यादा होता है। इसीलिए इस साल सिर्फ उन कारोबारियों को ही लाइसेंस दिया जा रहा है जो बाजार में ग्रीन पटाखे बेचेंगे। लेकिन महंगे ग्रीन पटाखों ने ग्राहकों और दुकानदारों की परेशानी बढ़ा दी है। बताया जाता है कि ग्रीन पटाखों से 30% कम प्रदूषण होता है। डिब्बा देख रहे हैं, इस पर इस तरह से QR कोड होगा, CSIR और नीरी की ये मोहर होगी। इसका मतलब ये ग्रीन क्रैकर्स है और साथ ही एक ये मोहर अलग से लगी हुई है ग्रीन फायर वर्क्स, यानी कि ये वो पटाखा है जिससे कम प्रदूषण होगा। दिवाली के लिए पटाखे खरीदने निकले लोगों ने बाजार में ग्रीन पटाखों में बहुत कम विकल्प होने की भी शिकायत की। उस तरह का मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, यहाँ पर दिक्कत है। पहले तो बहुत सारे मिलते थे, जैसे और साल मनाते थे दीपावली, वैसे नहीं मना पा रहे जो, क्योंकि महंगा काफी है। ग्रीन पटाखों के महंगे होने की वजह से ग्राहकों के साथ दुकानदार भी परेशान है, क्योंकि इससे उनका कारोबार चौपट हो गया। कारोबार सिर्फ 10% है, मतलब 90% बिल्कुल डाउन है। एक तो वैरायटी नहीं है, ऊपर बनाने में भी ज़्यादा पैसा लग रहा होगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले पटाखों को बेचने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। जो भी बेसिकली ग्रीन क्रैकर्स के अलावा क्रैकर्स बेचेगा उन पे लीगल कार्रवाई होगी और उनको बेसिकली सीज किए जाएंगे। इसी हफ्ते दिवाली है और जानकारी के मुताबिक दिल्ली में अब तक केवल 161 दुकानदारों को ही ग्रीन पटाखे बेचने का लाइसेंस प्रशासन की तरफ से दिया गया। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि छात्रों के एक गुट के 5 लोगों को यूनिवर्सिटी में आयोजित होने वाले एक सेमिनार का विरोध करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसके विरोध में उस गुट के छात्र यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी दूसरे गुट के छात्रों के साथ उनकी बहस हो गई और बात मारपीट तक पहुंच गई। यूनिवर्सिटी में हो रहे इस हंगामे के समय वहां छात्रों की भारी भीड़ जुट गई। आरोप है कि छात्रों के दोनों गुटों ने कैंपस में काफी हंगामा और तोड़फोड़ भी की। मारपीट से खफा छात्रों का एक गुट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गया और विरोध में नारेबाजी की। 9 दिन पहले यहाँ पर जो जामिया प्रशासन है, यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है, उस प्रशासन ने 5 छात्रों को सोकॉज नोटिस दिया था। उस नोटिस के खिलाफ छात्रों का यही कहना है कि वो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे। धरने पर बैठे छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर मारपीट करवाने का आरोप भी लगाया। मेहताब आलम के गुंडों ने आके मारा है, के पास डंडे थे, वो आके सीधा घुमा रहे थे मुंह पे। हमारे 2 लोग हॉस्पिटल गए हैं। चंडीगढ़ में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों पर हरियाणा कांग्रेस के 2 नेता बटे नजर आए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के साथ पंचकुला से कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन मौजूद रहे और चंद्रमोहन ने पार्टी लाइन से हटकर ईवीएम में गड़बड़ी होने की बात से प्रदेश अध्यक्ष के सामने ही इनकार कर दिया। यदि आप कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आपको लगता है आपकी सीट पर ईवीएम मशीन पूरी फेयर है। इससे पहले कि चंद्रमोहन अपनी बात पूरी कर पाते, कुमारी शैलजा ने उनके हाथ से माइक ले लिया और ईवीएम पर दिए उनके बयान को वहीं पर गलत ठहरा दिया। नहीं, मशीन, अब आप इनके मुंह में इस तरह के शब्द ना डालने की कोशिश करें। बात यह है कि कुछ गड़बड़ हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के इलाज पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च किए जाने के मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी ने एक आरटीआई के हवाले से ये दावा किया कि पिछले 4 साल में सीएम केजरीवाल और उनके मंत्रियों के इलाज पर 35 लाख रुपए से ज्यादा की रकम खर्च की गई। इसमें करीब 25 लाख रुपए अकेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर वालों के इलाज पर खर्च किए गए। इसमें करीब 25 लाख रुपए अकेले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर वालों के इलाज पर खर्च किए गए। आरटीआई से मिली इस जानकारी के बाद बीजेपी ने दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की सरकार पर जमकर निशाना साधा।
हम तो यही कहेंगे कि दिल्ली की सरकार जो है उसका असली चेहरा सामने आ गया है। इलाज के नाम पर सरकारी खजाने से लाखों रुपए खर्च करने के इस मुद्दे पर अकाली दल के नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली से बाहर अलग स्टेटों में जाकर अपने इलाज के ऊपर 12 लाख रुपया खर्च किया। हाल ही में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हुई अलका लांबा ने तो दिल्ली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक पर ही सवाल उठा दिए। केजरीवाल जी ने या उनके मंत्रियों ने या उनके विधायकों ने इन मोहल्ला क्लिनिकों में इलाज क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हालत देख लीजिए। वहीं जब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने उल्टा विपक्ष पर गंदी राजनीति करने का आरोप लगा दिया। अपना इलाज बाहर कराते हैं, बाकी पब्लिक के लिए मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने गंदी राजनीति है। 2018 की कठुआ गैंगरेप और हत्या केस में नया मोड़ आया है। कोर्ट ने इस केस में एसआईटी के 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने गवाहों को प्रताड़ित करने और गलत बयान दर्ज करवाने के लिए दबाव डालने के आरोप में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। 4 महीने इस केस में 6 लोगों को दोषी ठहराया गया था और अब इस केस की जांच करने वाली एसआईटी भी घेरे में आ गई है। एसआईटी के जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं उसमें तब के एसएसपी, एक एएसपी, 2 डीएसपी और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। कोर्ट ने जम्मू एसएसपी को 11 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई में पूरी रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। पवन शर्मा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। पवन, अब इसमें जांच करने वाली एसआईटी के अफसर ही घेरे में हैं। हाँ बिल्कुल जसमीत, देखिए ये कठुआ जो मामला था ये काफी चर्चित हुआ था। दुनिया भर में इसे लेकर काफी सवाल भी उठे थे कि जिस तरह से एक नाबालिग बच्ची का रेप हुआ और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया गया, इसमें कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया जिनको उम्र कैद सजा भी हुई और हालांकि एक को बरी भी कर दिया गया। कुछ लोगों को 4 साल की कैद हुई थी। पुलिसकर्मी भी इसमें शामिल थे जो उस समय जो सिट बनाई थी क्राइम ब्रांच ने, जिन्होंने उनको घेरा था कि इन्होंने सबूत मिटाने के प्रयास किए हैं। लेकिन कल जो पीड़ित थे, जो गवाह थे, उन्होंने कोर्ट में रिट दायर की थी कि उनको जबरन उनसे बयान लिए गए हैं, उनको प्रताड़ित किया गया, मानसिक रूप में भी और पीटने के आरोप भी लगाए थे। तो कल एडवोकेट अंकुर शर्मा पेश हुए थे कोर्ट में, तो जज ने, जो सिटी जज जम्मू है, उन्होंने सिट के ऊपर ही एफआईआर करने के आदेश दे दिए हैं कि उन्होंने गवाहों को प्रताड़ित किया था। तो इस केस में एक नया मोड़ आ गया है कि जो कठुआ केस था जो काफी चर्चित रहा है, इस केस में अब जो सिट थी वही जांच के घेरे में आई है और उसके ऊपर एफआईआर करने के आदेश सिटी जज जम्मू ने दिए हैं। बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। कश्मीर में हुई सेब कारोबारी की हत्या के पीछे आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की साजिश से पर्दा उठ चुका है। बताया जा रहा है कि इस हत्या में शामिल आतंकी नवीद उर्फ बाबर आजम को हिजबुल मुजाहिदीन ने दक्षिण कश्मीर का ऑपरेशनल कमांडर बनाया। बाबर आजम ने आतंकी रियाज नाइकू की जगह ली। रियाज नाइकू ही पिछले 1 साल से दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का चेहरा था, जिसे अब हटा दिया गया है और उसकी जगह जिस आतंकी को बैठाया गया है वो जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा रह चुका है। नवीद उर्फ बाबर आजम जम्मू कश्मीर पुलिस में 5 साल नौकरी कर चुका है और 2017 में उसके आतंकी बनने की खबरें आई थी। ऐसा माना जा रहा है कि कश्मीर में सेब कारोबारी की हत्या के बाद रियाज नाइकू को पीछे करके बाबर आजम को आगे लगाया गया है। लेकिन सुरक्षा बल के जवान आतंकियों की लगातार कमर तोड़ रहे हैं और दावा है कि दक्षिण कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन काफी कमजोर हो चुका है। कमलेश तिवारी के हत्याकांड के दोनों मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर उनके परिवार ने पुलिस को धन्यवाद कहा। इस बीच कमलेश तिवारी की मां और बेटे ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। कमलेश की हत्या मामले के मुख्य आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन को गुजरात एटीएस ने राजस्थान गुजरात बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। तारीफ तो हम हमेशा करते हैं जी। अभी जिसका जवान बेटा मरेगा उसके मुँह से कुछ ना बिल्कुल 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 तारीफ तो हम हमेशा करते हैं जी। और कुछ कहना चाहेंगी? और क्या कहें, बस खुश हैं, संतुष्ट हैं, संतुष्ट हैं, बता तो रहे जी जी ये संतुष्ट हैं जी, लेकिन फांसी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी गुजरात टीम वालों का धन्यवाद और हमारे जो है प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा साथ दिया इतना। बस एक बार शिनाख्त करके उनको फांसी की सजा दिलवा दी जाए। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं कम होने के बजाय इस साल और ज्यादा बढ़ गई। पंजाब सरकार ने एनजीटी और मीडिया के सामने पराली जलाने की घटनाओं में कमी का दावा किया था, लेकिन खुद पंजाब सरकार के मॉनिटरिंग सेंटर हैरान करने वाले आंकड़े बता रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस साल पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले 25% ज्यादा हुई। लुधियाना में बने मॉनिटरिंग सेंटर में सैटेलाइट के जरिए पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखी जाती। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों से पता चलता है कि कहां खेतों में आग लगाई जा रही।
कंप्यूटर पर नजर रख रहे अधिकारी उन जगहों पर अपनी टीमों को भेजते हैं। इसीलिए मॉनिटरिंग सेंटर में मौजूद अफसरों के पास पराली जलाने की घटनाओं की सबसे सटीक जानकारी होती, जिनका दावा यह है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल 20 से 25% पराली ज्यादा जलाई गई। 23 सितंबर से लेकर 21 अक्टूबर तक जो है 3466 फायर इंसिडेंट्स अभी तक रिपोर्ट हुए हैं इस साल के, और पिछले साल के 2575 फायर इंसिडेंट। तो अगर देखें तो 20 से 25% की अभी तक जो है मतलब कि बढ़ोतरी इसमें हुई है। पंजाब के अमृतसर, पटियाला और जालंधर में सबसे ज्यादा पराली जलाने की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिनका असर पंजाब में दिखने लगा है। पंजाब के कई शहरों में धुएं वाले कोहरे की वजह से सुबह के वक्त विजिबिलिटी काफी कम रहने लगी। लेकिन सिर्फ पंजाब ही नहीं, बल्कि दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा और उत्तर प्रदेश भी पराली जलाने की घटनाओं में पीछे नहीं है। दोनों ही राज्यों में किसानों ने पराली जलाना बंद नहीं किया है, जो हवा के जहरीली होने का बड़ा कारण बन रहा है। यूपी का मथुरा एनसीआर से ज्यादा दूर नहीं है। मथुरा में किसानों ने मीडिया के कैमरों के सामने ही बड़े पैमाने पर खेतों को आग के हवाले कर दिया। फसल की कटाई के बाद खेतों में बचे हुए उसके हिस्से को पराली कहा जाता है। इसे हटाए बिना अगली फसल उगाना मुमकिन नहीं, इसलिए किसान इसे आग लगा देते, जिसमें वो जरा भी नहीं हिचकिचाते। जबकि मथुरा में भी अधिकारी दावा करते हैं कि पराली जलाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पराली को जला रहे हैं या जलाएंगे, उनके विरुद्ध जो भी कार्रवाइयां हैं हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों की कार्रवाई का असर न उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, न ही पंजाब में, न ही हरियाणा में। हरियाणा में भी कैथल और उसके आसपास के जिलों में पराली जलाने के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिसका सीधा असर दिल्ली की हवा पर पड़ना शुरू हो गया। मौसम पर नजर रखने वाली एजेंसियों ने पहले ही अनुमान जताया था कि पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं ज्यादा तेजी से दिल्ली की तरफ आएगा, और ऐसा ही होता भी दिख रहा है। दिवाली से पहले दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। धुएं वाले कोहरे की वजह से कई जगहों पर विजिबिलिटी कम हो गई और लोग सांस लेने में तकलीफ की शिकायत करने लगे। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है। इस वक्त हम अक्षरधाम पे मौजूद हैं और अगर आप तस्वीरों में देखें तो साफ तौर पर धुंधलापन देखा जा सकता है। अगर दिवाली पर आतिशबाजी ज्यादा हुई तो दिल्ली के लोग एक बार फिर गैस चेंबर में सांस लेने पर मजबूर हो जाएंगे। हालांकि माना यही जा रहा है कि प्रदूषण की इस हालत के पीछे अभी तक सबसे बड़ी वजह पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही पराली ही है। जो पराली लगातार पड़ोसी राज्यों में जलाई जा रही है, उसका असर साफ देखा जा सकता है और आने वाले दिनों में और आगे दिवाली पर भी ये पोल्यूशन लेवल और बढ़ सकता है। दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में खास तरह की मशीनों के जरिए सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इन मशीनों के जरिए हवा में उड़ने वाले धूल के कणों को कम करने की कोशिश की जाती है। ईस्ट एमसीडी ऐसी और मशीनें खरीदने की तैयारी कर रहा है। फिलहाल ऐसी 40 गाड़ियां हैं जो ईस्ट दिल्ली में चल रही हैं और आने वाले टाइम में 60 गाड़ियां और ऐसी आएंगी, जिससे कि लोगों को राहत मिलेगी। हरियाणा के पंचकुला से कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन ने वीवीपैट मशीनों को सील नहीं करने पर नाराजगी जाहिर की। बताया गया कि पंचकुला में बैटरी निकालने के लिए कुछ मशीनों की सील नहीं की गई, जिसकी जानकारी मिलते ही कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन अपने समर्थकों के साथ ईवीएम कलेक्शन सेंटर पहुंच गए और मशीनों में छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। इस बीच चुनाव की ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों ने हंगामा कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं मशीनों की सील खोले जाने से भड़के कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन ने पुलिस पर भी बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। कोई वहाँ बैठा खोल रहा, कोई वहाँ बैठा खोल रहा, इकट्ठा करके ये जगह तो खोल लो इसको। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति में बड़े बदलाव के बाद प्रियंका गांधी 3 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंची। रायबरेली में वो पार्टी समिति के सभी नए सदस्यों से 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी। साथ ही इन 3 दिनों में वो अपनी नई टीम के कुछ सदस्यों को खास जिम्मेदारी भी दे सकती है। इसी मकसद से प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंची। लखनऊ से रायबरेली के सफर में उनका कई जगहों पर स्वागत भी किया गया। गेस्ट हाउस पहुंचने से पहले वो सड़क किनारे चल रहे एक भंडारे में भी शामिल हुई। यहां पहुंचकर उन्होंने प्रसाद भी लिया। इसके बाद वो रायबरेली के प्राचीन चुरवा मंदिर भी पहुंचे।
मंदिर में पूजा करने के बाद वो गेस्ट हाउस पहुंची, जहां उनके स्वागत के लिए पहले से कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। अब अगले 3 दिन तक प्रियंका गांधी यहीं रहेंगी और कार्यकर्ताओं को कार्यशाला में जीत का मंत्र देंगी। जो कार्यकर्ता हैं वो भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि 2022 की जीत के लिए प्रियंका गांधी अपने संगठन को मजबूत करना चाहती हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति में बड़े फेरबदल के बाद प्रियंका गांधी ने 2022 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। खबरें हैं कि अपने इस दौरे में वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के साथ पार्टी की रणनीति पर चर्चा करेंगे। 500 सदस्यों वाली उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति में इस बार केवल 40 से 45 सदस्यों को ही जगह दी गई, जबकि अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अजय कुमार लल्लू को मिली, जो प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते हैं। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि अब उन्हें बोलने में डर लगने लगा है। मेरी दिक्कत यह है कि बोलने में कुछ ना कुछ ऐसा निकल जाता है कि जिसमें मैं 3 दिन तक इस डर में रहता हूं कि कहीं कोई दिल्ली में तो नाराज नहीं हो गया। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने राज्य के नेताओं और धर्मगुरुओं पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अलगाववादियों पर कश्मीर के बच्चों को बर्बाद करने का आरोप भी लगाया। ये जितने यहाँ सोसाइटी के लीडर कहे जाते हैं, रिलीजन के लीडर कहे जाते हैं, मौलवी कहे जाते हैं, या हुर्रियत के लोग कहे जाते हैं, या मेन स्ट्रीम की पार्टी के लोग कहे जाते हैं, ये दूसरों को कॉल देके मरवाते हैं। इसमें किसी का बच्चा नहीं मरा है, एक का भी बच्चा नहीं मरा है, किसी का बच्चा टेररिज्म में नहीं गया है। देश भर की आपराधिक घटनाओं का रिकॉर्ड जुटाने वाली संस्था एनसीआरबी ने 2017 का क्राइम डेटा जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश की हालत सबसे खराब बताई गई। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के 3.5 लाख मामले दर्ज किए गए और अकेले यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 56,000 घटनाएं दर्ज की गई। यानी उत्तर प्रदेश की हालत इस मामले में सबसे खराब रही। वहीं महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामलों में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर रहा और वहां करीब 30,000 केस दर्ज किए गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि 2017 में पूरे देश में हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराध के 50 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जबकि 2016 में गंभीर अपराध के मामलों का यह आंकड़ा करीब 48 लाख। हालांकि 2016 के मुकाबले 2017 में यूपी में हत्या की घटनाओं में कमी देखी गई, लेकिन अपहरण के मामलों में यूपी सभी राज्यों से ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को मार गिराया। बताया गया कि बबलू नाम के इनामी बदमाश पर हत्या, डकैती समेत कई मामले दर्ज हैं। पुलिस को बदमाश के पास से एक पिस्तौल, एक तमंचा और कई कारतूस बरामद हुए हैं। मारा गया बदमाश कन्नौज का रहने वाला है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि इनामी बदमाश किसी बड़ी वारदात करने की फिराक में है, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को घेर लिया, लेकिन उसने पुलिसकर्मियों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया। इसके ऊपर यहाँ प्रतापगढ़ से 50,000 रुपये का इनाम घोषित था और मौके पर वहाँ पर जब घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि एक 32 बोर की पिस्टल, एक 12 बोर की सिंगल बैरल बंदूक और एक 315 बोर का तमंचा वहाँ मिला है। पश्चिम बंगाल में एक कार्यक्रम में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच एक बार फिर ठन गई। राज्यपाल ने उत्तर 24 परगना जिले के अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, लेकिन बैठक में अधिकारियों के आने से इनकार कर दिया। दलील यह दी गई कि उन्हें सरकार से बैठक में जाने की इजाजत नहीं मिली है। बैठक में अधिकारियों के नहीं आने से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ नाराज हो गए। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूं, देश के किसी और कोने में ऐसा नहीं होता है। राज्यपाल की बुलाई बैठक में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर बंगाल में बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भी ममता सरकार पर निशाना साधने में देर नहीं लगाई। यहाँ पर ममता जी का कानून चलता है, भारत का कानून बंगाल के अंदर नहीं चलता है। जबकि कांग्रेस ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की ममता सरकार और राज्यपाल जगदीप धनखड़ को संविधान का सम्मान करने की नसीहत दे डाली। संविधान का पालन पश्चिम बंगाल की सरकार को भी करना चाहिए और महामहिम श्री राज्यपाल जी को भी करना चाहिए। वहीं इस मुद्दे पर टीएमसी ने भी राज्यपाल जगदीप धनखड़ पर पलटवार किया और उन पर एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह काम करने का आरोप मढ़ दिया। He is acting like a political party leaders, which is very unfortunate for our democracy.
हिमाचल प्रदेश के शिमला में एक दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी लपटें काफी दूर से दिखाई दी। आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने में दमकल विभाग की टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दुकान में आग विक्ट्री टनल और पुराने बस अड्डे के पास लगी। आग लगने की वजह सामने नहीं आई है। तो शिमला में दुकान में आग लगी। आग काफी भीषण थी, आप तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि आग कैसे लगी ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन लाखों का नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद कांग्रेस एनसीपी के बीच तल्खी बढ़ गई। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी की वापसी हो रही है, जिसकी वजह से 24 अक्टूबर के चुनाव परिणाम सामने आने से पहले ही कांग्रेस और एनसीपी में सिर फुटबॉल शुरू हो गया। दोनों पार्टियों के बीच तल्ख तेवर दिखाने की शुरुआत एनसीपी की तरफ से हुई, क्योंकि एनसीपी नेता नतीजों के ऐलान से पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का अनुमान लगाने लगे और हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर पर फोड़ने की कोशिश की। हम लोगों में बदकिस्मती से कांग्रेस का परफॉर्मेंस ठीक से नहीं रहा, कांग्रेस का प्रचार ठीक से नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस शायद कहीं कमजोर पड़ती हो। यही नहीं, एनसीपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान की तुलना भी की, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने धुआंधार रैलियां की थी, जबकि कांग्रेस के चुनाव प्रचार से सोनिया और प्रियंका गांधी जैसे दिग्गज गायब थे। सोनिया गांधी आई नहीं, प्रियंका गांधी आई नहीं, राहुल गांधी आए तो उनकी सभा में कांग्रेस के अपने नेता उपस्थित नहीं थे, तो इससे थोड़ा सा संदेश गलत गया है। एग्जिट पोल के नतीजों पर एनसीपी का ऐसा रुख देखकर कांग्रेस नेता भी पीछे नहीं रहे। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का दावा कर दिया और एनसीपी पर दुश्मनों जैसा व्यवहार करने का आरोप लगाया। मुझे दुख से कहना पड़ता है, ऐसे दोस्त थे, दुश्मन की जरूरत नहीं हमें। वहीं महाराष्ट्र में नतीजे आने से पहले ही कांग्रेस और एनसीपी की खींचतान देखकर बीजेपी खुश हो गई और एनसीपी ने कांग्रेस के लिए जो बातें कही उसे और हवा दी। सोनिया जी को या प्रियंका जी को या राहुल जी को भी मालूम था कि महाराष्ट्र और हरियाणा में कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए उन्होंने कम दौरा किया। भारतीय वायुसेना ने सतह से सतह पर मार करने वाली 2 ब्रह्मोस मिसाइल का अंडमान निकोबार के त्राक द्वीप पर सफल परीक्षण किया। दोनों मिसाइलों ने 300 किलोमीटर की दूरी पर सटीक निशाना लगाया। ब्रह्मोस मिसाइल को पनडुब्बियों, जहाजों, विमानों और जमीन से दागा जा सकता है। सतह से सतह पर मार करने वाली 2.5 टन की इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 300 किलोमीटर है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई की हिरासत से जमानत मिल गई, लेकिन अब भी वो तिहाड़ जेल में ही रहेंगे, क्योंकि चिदम्बरम 24 अक्टूबर तक ईडी की कस्टडी में, यानी सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी उनको जेल में रहना पड़ेगा। आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किए और गिरफ्तारी के 2 महीने बाद चिदम्बरम को सीबीआई वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत मिल गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम को देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया और यह साफ कर दिया कि आईएनएक्स मीडिया केस में चिदम्बरम को पूछताछ के लिए मौजूद रहना होगा। इस मामले में सीबीआई चिदम्बरम और दूसरे आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि पाकिस्तान अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो सीमा पार कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही उन्होंने आतंकवादियों के खात्मे के लिए अभियान जारी रहने की बात भी कही। लगातार पाकिस्तान की जानिब से जो है सीज फायर वायलेशन होती रहती है, तो गुज़श्ता दिनों जो है टंगदार में भी ऐसा एक वाक़या पेश आया और इसी तरह पुनिशिया दीगर इलाकों से, तो क्या लग रहा है आपको, क्या ये दरअंदाजी रोकने के लिए कल किया गया था यहाँ से अटैक? देखिए, जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, नापाक इरादे हैं, वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। शुरू से लेकर आज तक देखें तो 30 साल की मिलिटेंसी अगर जम्मू कश्मीर रियासत में चली है तो ये पाकिस्तान की वजह से ही चली है। यहाँ पर जब जब मिलिटेंसी ख़त्म होने पे आती तब पाकिस्तान अपने मिलिटेंट जो पाकिस्तान के बशिंदे हैं, वहाँ के रहने वाले हैं, उनको ट्रेन करके जहाँ पर भेजता है। आज भी अगर आप देखें तो जहाँ लोकल मिलिटेंट्स की तादाद ज़्यादा, जिसमें वो आउटफिट हिजबुल मुजाहिदीन का काम करता है, उसके साथ साथ पाकिस्तान के मिलिटेंट जिस तंजीम में काम करते हैं, लश्कर तौबा और जैश मोहम्मद, वो दोनों ग्रुप भी यहाँ पर पूरी तरह एक्टिव हैं। जब बल्कि ये कहें कि ज़्यादातर मिलिटेंट रिलेटेड जो कार्रवाई है वो वही कर रहे हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, पार कैंप मेंटेन करना, लॉन्चिंग पैड जो है वो आर्मी के एरिया में बगल में बना के रखना, जब मौका मिले उनको इस तरफ पुश करने की कोशिश करना, बार बार सीज फायर वायलेशन करना, जब सब जगह पे पाकिस्तान जो है वो बेनकाब हुआ है
और अगर इस तरह की हरकतें पाकिस्तान की चलती रहती हैं तो जाहिर है जिस तरह की कार्रवाई फ़ौज की तरफ से हुई है, आने वाले टाइम में हो सकता है कि उस तरह की कार्रवाइयाँ और हों। कर्नाटक में लगातार 3 दिनों से हो रही बारिश की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य में हालात अभी और बिगड़ सकते हैं। अगले 48 घंटे कर्नाटक के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कर्नाटक पर बाढ़ का काफी असर पड़ा है। राजधानी बेंगलुरु में तो सड़कों पर आया सैलाब कई गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। इनमें एक गाड़ी माचिस की डिब्बी की तरह बहती हुई काफी दूर चली गई। गाड़ी में 2 लोग फंसे थे, जिन्हें वक्त रहते बचा लिया गया। कर्नाटक के दूसरे जिलों में भी हालात खराब रहे। कई मंदिरों में भी पानी घुस गया। गांवों को जोड़ने वाली सड़कों को भी बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा। अब तक बाढ़ में 9 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ की मार झेल रहे लोगों में सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है। इस गुस्से का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक छोटी बच्ची राज्य के डिप्टी सीएम के खिलाफ नाराजगी जताती नजर आई। ಮಾಡುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯಾಕೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಗಬೇಕು? ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನು ಎಂಎಲ್ಎ ತನಕ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। बताया गया कि ये वीडियो कर्नाटक के मुधोल विधानसभा क्षेत्र का है, जहां से राज्य के डिप्टी सीएम विधायक हैं। बाढ़ से उनके इलाके में जो बर्बादी और नुकसान हुआ है, उससे लोग काफी नाराज हैं। मौसम विभाग ने इन लोगों की मुश्किल और बढ़ा दी। अनुमान है कि राज्य में अगले 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है। अमेरिका ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई नहीं होने पर इमरान सरकार को लताड़ लगाई है। अमेरिका ने पाकिस्तान से लश्कर, जैश जैसे आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा सीमा पार से पाकिस्तान की ओर से हो रही घुसपैठ पर भी अमेरिका ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। The United States supports the rights of Kashmiris to peacefully protest, but condemns the actions of those who seek to use violence and fear to undermine dialogue. We continue to impress upon Pakistan the need to take action against groups such as Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed, which seek to foment violence across the line of control. ब्राजील के मिना जेराइस प्रांत में एक छोटे विमान के क्रैश होने से 3 लोगों की मौत हो गई। एक इंजन वाले इस छोटे विमान में उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही खराबी आ गई थी और वो एयरपोर्ट से कुछ ही दूर एक सड़क पर क्रैश हो गया। विमान सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिरा, जिसकी वजह से उनमें भी आग लग गई। 2 गाड़ियां भीषण लपटों में घिरी नजर आईं, जबकि विमान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया। विमान का पैराशूट भी पास में ही पड़ा दिखा। जानकारी मिलने पर दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग बुझाने के साथ राहत बचाव का काम शुरू किया गया। बचाव दल के लोगों ने कई घायलों को वहां से निकाला। रिहायशी इलाके में प्लेन क्रैश होने की वजह से वहां हड़कंप मच गया और आसपास रहने वाले लोग भी डर की वजह से अपने मकानों से बाहर निकल आए। अमेरिका कश्मीरियों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के अधिकार का समर्थन करता है, लेकिन उनकी निंदा करता है, ये भी कहा गया था। बढ़ते हैं आगे। कर्नाटक की बेलगाम के सौंदरी में भारी बारिश, वहां पर बाढ़ जैसे हालात आ गए, जिसके बाद पानी लोगों के मकानों में घुस गया। भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई, जिससे लोगों की मुश्किल और बढ़ गई। कई जगहों पर पानी को बहाव इतना ज्यादा था कि वहां सब कुछ अपने साथ बहाकर ले गया पानी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कर्नाटक की, जहां पर बारिश के बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई और लोगों की मुसीबतें बढ़ गई। हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और कई इलाकों में ये बाढ़ आ गई। वहां पर लगातार बारिश के बाद ऐसे हालात बने हुए हैं और लोगों की समस्या ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लगातार वहाँ पर बारिश हो रही है, घंटों घंटों तक बारिश हो रही है। इसके बाद कई इलाकों में बाढ़ आ गई और सब कुछ बहाकर अपने साथ ले गई, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान भी पहुँचा है, लोगों की कमाई को भी नुकसान पहुँचा है और वहाँ पर लोग बेहद परेशान हैं। पटना में एक गोदाम के गार्ड को बंधक बनाकर 4 हथियारबंद बदमाशों ने 300 एलईडी टीवी की चोरी कर ली। गोदाम मालिक ने चोरी किए गए टीवी की कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई, जिन्हें बदमाशों ने गोदाम से चुरा लिया। इस वारदात का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि 4 बदमाश गोदाम में घुसे, जिनमें 2 बदमाशों ने गेट पर खड़े गार्ड को धक्का देकर घेर लिया और उसे बंधक बनाकर एक कमरे में बैठा दिया। बाद में एक बदमाश गेट पर पहुंचा और किसी को चोरी की घटना की भनक ना लगे, इसलिए उसने गेट को बंद कर दिया। इसके बाद सभी बदमाश गोदाम का शटर खोलने में जुट गए। काफी मेहनत के बाद लोहे की एक रॉड से शटर खुल गया, जिसके बाद सभी बदमाशों ने टीवी उठाकर सामान ढोने वाली गाड़ी में रखने शुरू कर दिए और वहां से फरार हो गए।
बताया गया कि जिस गाड़ी में ये बदमाश टीवी लाद कर भागे वो गोदाम मालिक की ही थी। घटना से पहले उसका ड्राइवर वहां पहुंचा था, जिस पर हमला कर बदमाशों ने उसके हाथ बांध दिए थे। 4 आदमी आया और गार्ड साहब से बोला कि पानी पीना है, बाद गोड़ हाथ बांध के यहीं पर लेटा दिया, आँख बांध दिया। पुलिस को गोदाम से टीवी चोरी की इस घटना की जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया। घटना के एडिशनल एसपी ने हमें आश्वस्त किया कि आपको 24 घंटे के अंदर, मतलब 24 घंटे का